नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एचएएस मेंस एग्जाम के, जो कि जीएस 3 पेपर 2018 से 2020 के बीच जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं, एनर्जी एंड एग्रीकल्चर, ये दो टॉपिक्स जो हमारे जीएस 3 का सिलेबस अगर हम देखें यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में आप इन्हें देखोगे तो यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में आप इन्हें देखोगे और इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके आंसर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते थे, क्या हमारा अप्रोच रहना चाहिए, वो सभी हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। और एनर्जी एंड एग्रीकल्चर, इन दो टॉपिक्स को हम दो सेशंस में डिस्कस करेंगे। पहला सेशन ये होगा और दूसरा सेशन में बाकी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर 11 क्वेश्चंस है और इनमें से हम 6 क्वेश्चन इस सेशन में और 5 क्वेश्चन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। राइट दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की, जहां पर हम एनर्जी एंड एग्रीकल्चर, जिसका पार्ट 1 यानी कि ये जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से जो 6 क्वेश्चन थे वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा है 2018 में पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए, डेवलपमेंट्स इन एनर्जी सेक्टर, इस टॉपिक से जो हमारा यूनिट 2 सब यूनिट 2 जीएस 3 पेपर का है उसमें है। यहां पूछा गया डिस्क्राइब द पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो आपको देखना है कि यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है, उन कीवर्ड के बेसिस पर हम माइक्रो क्वेश्चंस देख सकते हैं कि क्या बन रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, ये सबसे पहला हमारा कीवर्ड है। कहां पर? ये है इंडिया में। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा यहाँ भटकना नहीं है, इंडिया जो है वहां पर ही हमें हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के बारे में इंडिया में जो है वो बताना है। सबसे पहले हम हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड, हाइड्रो पावर से रिलेटेड कुछ चीजें बताएंगे, फिर हम इसका पोटेंशियल बताएंगे। ठीक है, इसके साथ हम लिमिटेशंस बताएंगे और एक कीवर्ड यहां पर है जो कि है डिस्क्राइब। जब भी हम लिमिटेशंस बता रहे हैं तब हमें बताना है कि उनको ओवरकम कैसे करना है। इन शॉर्ट आप यहाँ पर 8 मार्क्स में इतनी सारी चीजें हैं तो इन शॉर्ट आपको एट द एंड बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बता रहे हैं हाइड्रो पावर इज की टू फुलफिल इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशंस। तो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशन जो है उनको फुलफिल करने के लिए हाइड्रो पावर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कोट भी कर सकते हो, जिस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाने से रिलेटेड हम कई सारे टारगेट जो है सेट कर रहे हैं। 2030 तक हमें कितना रिन्यूएबल एनर्जी हमारे एनर्जी मिक्स में लेकर आना है, वो सारी चीजें आप बता सकते हो इन दिस इनिशियल इंट्रोडक्शन। तो हाइड्रो पावर से रिलेटेड हम 1-2 लाइन लिखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन में ही बता देंगे, बट कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से लिमिटेशंस भी यहाँ पर हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल काफी है लेकिन लिमिटेशंस भी है, ये हम हाईलाइट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में आपको सारी चीजें बता देनी है जो इवैल्यूएटर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है इन द आंसर। ठीक है, तो इससे एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाता है कि आंसर में क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर बता रहे हैं पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो पावर किस तरीके से, इंडिया हैज एन एस्टिमेटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ 1,45,000 के आसपास मेगावाट का हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले हमें इन टर्म्स में बताना होगा, जिससे ये पता चल रहा है कि काफी ज्यादा हाई पोटेंशियल है, बिकॉज वी नो कि जो हिमालयन रिवर्स है, इवन जो हम कह सकते हैं पेनिनसुलर रिवर्स है, सदर्न रिवर्स है, उनसे भी हाइड्रो पावर जनरेट की जा सकती है। तो इनका जो पोटेंशियल है बहुत ही हाई है, बिकॉज ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन जो है उनके थ्रू जो ये रिवर्स आते हैं, तो काफी हाई पोटेंशियल है। अलग अलग रीजन्स में भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश करके हम इनसे एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, पोटेंशियल में हम बता रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं ओनली अबाउट 10,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर कुड बी एडेड ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो अभी तक अगर हम देखें तो 10,000 मेगावाट जो है लास्ट 10 इयर्स में ऐड किया गया है, और भी ज्यादा ऐड करने की जरूरत है। हाइड्रो पावर पोटेंशियल इज लोकेटेड मेनली इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर लोकेटेड इन दीज रीजन्स। जो हमारा पूरा ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम है, ये सारे मेन रिवर सिस्टम्स बनते हैं जो कि पेरेनियल रिवर्स है, इनसे ही हाइड्रो पावर मेनली जनरेट की जा सकती है। ठीक है, एंड अरुणाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट अनएक्सप्लॉइटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल 47 गीगावाट्स का, और फॉलोड बाय उत्तराखंड जहां पर 12 गीगावाट्स अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये चीजें हम बता रहे हैं।
अनएक्सप्लॉइटेड पोटेंशियल इज मेनली अलोंग 3 रिवर सिस्टम्स, इंडस, गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्र, ये हम बता रहे हैं। हेल्प्स इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी एक तरीके से ये है तो वो हेल्प करेगा। इसके साथ में एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड नॉन पोल्यूटिंग ये है, जो कि इंडिया के जो गोल्स है कार्बन न्यूट्रल बनने की तरफ, उस तरफ हमें हेल्प कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमने पोटेंशियल बता दिया, अब हम लिमिटेशंस बताएंगे। यहाँ पर बीच में आप कनेक्टिंग लाइन भी दे सकते हो कि ऑल्दो देयर इज हाई पोटेंशियल देयर आर सम लिमिटेशंस एंड दीज लिमिटेशंस आर बीइंग डिस्कस्ड हियर। ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या है? सेवरल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया आर languishing due to contractual conflicts, environmental litigations। तो ये हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कई बार फंस जाते हैं स्टार्ट होने से पहले ही, बिकॉज कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज होते हैं, जो कंप्लीशन टाइम है, उसका कॉस्ट है, वो सब बढ़ते रहता है, और साथ में जो एनवायरमेंटल वहां पर कंसर्न्स है उसके वजह से क्लियरेंसेस इन्हें नहीं मिलता। तो ये सारे जो इश्यूज है इनके वजह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, इससे कॉस्ट भी बढ़ते जाता है। वाटर एंड वाटर पावर स्टेट सब्जेक्ट होने के वजह से स्टेट्स, और हम जानते हैं कि अलग अलग स्टेट्स के थ्रू हमारे ये जो वाटर रिसोर्सेज है, रिवर्स है, वो पास करते हैं। तो ये स्टेट के रेस्पेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बन जाते हैं, जिसके वजह से स्टेट्स के बीच में इन डिस्प्यूट्स को पहले सॉल्व करना होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट को आप आगे ले जा सकते हो। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर साइट स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक साइट्स में ही इन्हें एस्टैब्लिश करना होता है फॉर ऑब्टेनिंग ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उस साइट में अगर क्लियरेंस नहीं है या फिर लोकल पीपल अपोज कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लोकेशन डिसएडवांटेज, प्रोजेक्ट्स आर लोकेटेड इन फार फ्लंग एरियाज में होते हैं, और वहां तक ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने में और वो पूरी एस्टैब्लिशमेंट में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। इसके साथ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम जो इन एरियाज में है वो काफी जो है इश्यू हो जाता है, और हिली एरियाज में मेनली इन्हें एस्टैब्लिश करना होता है, और इन हिली एरियाज तक इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाना डिफिकल्ट होता है, जैसे कि हम जानते हैं हिमाचल में, राइट। तो ये हम कह सकते हैं सारे लिमिटेशंस है, बट क्योंकि डिस्कस दिया हुआ है, ग्रोइंग पावर डिमांड इन इंडिया वारंट्स द नीड ऑफ इंक्रीज इन पावर जनरेशन, और ये चीज की जा सकती है रिलायबल एनर्जी सोर्सेज सच एज हाइड्रो पावर। ठीक है, यहां पर आप ऐड कर सकते हो एक लाइन की बाय रैशनलाइजिंग प्रोजेक्ट्स और जो है कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस जो हमारे मिनिस्ट्रीज हैं एंड वेरियस बॉडीज हैं उनके बीच कोऑपरेशन को बढ़ाते हुए सेंटर जो है एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हुए स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हुए इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकता है, राइट। तो ये चीज हम लिख सकते हैं। इसके साथ में जो पीपल हैं उनमें भी अवेयरनेस क्रिएट करनी, उनकी रिहेबिलिटेशन वगैरह करनी है, ये एक लाइन आप एट द एंड ऐड कर सकते हो क्योंकि डिस्कस दिया हुआ है। एग्जिस्टिंग सिनेरियो ऑफ हाइड्रो पावर इन इंडिया डिमांड्स एन अर्जेंट नीड ऑफ एक्सिलरेटेड हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा इन वेरियस वेज हमारे गोल्स जो हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उनको भी अचीव करने में, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने से रिलेटेड जो गोल्स है उनको भी अचीव करने में हेल्प करेगा। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन है ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये जो हमारा टॉपिक है यूनिट 3 सब यूनिट 2 का, इसमें से पूछा गया है गिव एन अकाउंट ऑन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनएमएसए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमारे सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, ये मिशन जो है दिया हुआ है, डायरेक्टली इससे सवाल पूछ लिया गया है 2018 में 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमारे कीवर्ड्स है। सबसे पहले तो एनएमएसए एक कीवर्ड है खुद में, इसके साथ यहाँ पर पूछे गए हैं स्ट्रैटेजीज। ठीक है, सेकंड कीवर्ड ये हो गया। तो मेनली इन दो चीजों को हमें आंसर करना है। तो पहले हम एनएमएसए को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। एनएमएसए एक्चुअली पार्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का, जिसके तहत 8 मिशंस को चलाया जा रहा है फॉर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। इनमें से एक ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, और इस मिशन का मेन एम हम बताएंगे। पहले हमने बता दिया कि किसका पार्ट है, फिर हम मेन एम बताएंगे टू मिटिगेट दीज रिस्क्स एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज, जो कि एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है ताकि क्लाइमेट चेंज के वजह से जो इश्यूज हो रहे हैं वो एग्रीकल्चर को इफेक्ट ना करे, और इनडायरेक्टली हमारा जो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी है ऑन एग्रीकल्चर, हम जो है इंडिपेंडेंट बन गए हैं इन फूड प्रोडक्शन, वो चीज जो है लॉस ना हो। ठीक है, तो न्यूट्रिशन फूड प्रोडक्शन को लॉस ना हो, तो एग्रीकल्चर को हमें रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा, वो हम इस मिशन के थ्रू कर रहे हैं।
किस तरीके से कर रहे हैं, अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हमारे हैं इस मिशन के तहत, उनको हम देखते हैं। की डायमेंशंस ऑफ अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन है क्या, मेजर्स नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर इनटू क्लाइमेट रेजिलिएंट, ये सारे हैं। की डायमेंशन जो है आगे हम फिगर में देखेंगे, एरियाज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड और रिस्क एमिनेटिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, जो रिस्क है क्लाइमेट चेंज के वजह से जो हो रहे हैं, जिनको ये मिशन एड्रेस करेगा, वो सारे हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 फंक्शनल एरियाज है जिनमें ये मिशन जो है काम करेगा। पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च करने की जरूरत है कि किस तरीके से उन्हें टैकल करना है, इंफॉर्मेशन लेना है किस जो इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर पर, और स्पेसिफिक एरियाज में क्या इफेक्ट हो रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या है, डेक्कन प्लेटो में क्या है, ये सारे टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस जो हैं, जो यूज किए जाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसर्च जो हमने की है, टेक्नोलॉजी क्या यूज की जानी है, ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक डायमेंशन एंड एरिया है इन दिस मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर आइडेंटिफाइंग एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन नीड्स इन मल्टी डायमेंशनल क्रॉस सेक्टोरल मैट्रिक्स। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लेकर आना है, इसके साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स किस तरह की होनी है, ये सब यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, 4 एरियाज हैं जिससे एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है इस मिशन के तहत। क्या क्या हमारे इसके मेन स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, जिसके थ्रू नॉट जस्ट एग्रीकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर भी कर रहा हो, तो फार्मर का जो है लाइवलीहुड वो डाइवर्सिफाई होगा और इनकम में कमी नहीं आएगी इफ एट ऑल एनी इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इम्प्रूव्ड क्रॉप सीड्स, लाइफ स्टॉक एंड फिश कल्चर, ये जो है हेल्प किया जा रहा है, क्रॉप सीड्स ऐसे हो ताकि वो रेजिलिएंट हो, और साथ में लाइफ स्टॉक एंड फिश कल्चर को सपोर्ट किया जा रहा है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने का काम, जिससे वाटर जो है अच्छे से यूज हो और सस्टेनेबल, यानी कि आगे के जनरेशन के लिए भी वाटर अवेलेबल हो फॉर एग्रीकल्चर एंड वेरियस अदर पर्पसेस। पेस्ट मैनेजमेंट, इंप्रूव्ड फार्म प्रैक्टिसेस, जिसके थ्रू प्रोडक्शन जो हो रहा है, प्रोडक्टिविटी है क्रॉप की, वो बढ़ेगी। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, जहां पर कोई अगर इश्यू हो रहा है तो इंश्योरेंस के थ्रू जो लॉस है वो कवर किया जा सके। क्रेडिट सपोर्ट, मार्केट्स, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि फार्मर्स को सपोर्ट मिल सके अपार्ट फ्रॉम उनका जो रेगुलर एक्टिविटीज है। ठीक है, ये 4 फंक्शनल एरिया है और 10 डायमेंशंस है जिनके थ्रू एनएमएसए मिशन को जो है चलाया जा रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज भी इसके इर्द गिर्द ही रोटेट करेंगी, तो हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं थ्रू दो फंक्शनल एरियाज एंड डायमेंशंस कि हमारे स्ट्रेटजीज क्या होंगे। मेन स्ट्रेटजी क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को लेकर आना, जहां पर क्रॉप, लाइवलीहुड, फिशरी, देख सकते हो आप, पहला हमारा एम है कि डाइवर्सिफाई करो। वो कैसे करेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, पॉपुलराइजिंग रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज एंड इंट्रोड्यूसिंग प्रैक्टिसेस दैट विल सपोर्ट मिटिगेशन एफर्ट्स। ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी को लेकर आना, फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्स, वाटर यूज एफिशिएंसी, यूरिया जो है या फिर न्यूट्रिएंट जो यूज किया जा रहा है, फर्टिलाइजर का यूसेज है, वो ऑप्टिमम वे में कैसे किया जाए और उसको किस तरीके से वेस्ट होने से बचाया जाए, ये सारी टेक्नोलॉजी लेकर आना। इसके साथ प्रमोटिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्स, एनहांसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी, जैसा कि हमने डिस्कस किया। एंकरेजिंग इंप्रूव्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, यानी कि ऐसे प्रैक्टिसेस जो कि इनकम जो फार्मर्स के हैं उसको बढ़ाएंगे। इसके साथ क्रिएटिंग डेटाबेस ऑन सॉइल रिसोर्सेज, तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर वो डेटाबेस जो क्रिएट किया जा रहा है वो जीआईएस प्लेटफॉर्म के यूसेज से किया जा रहा है, जहां पर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाएगा। प्रमोटिंग लोकेशन एंड क्रॉप स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सॉइल की इंफॉर्मेशन मिली, उस लोकेशन में कैसे क्रॉप ग्रो हो सकते हैं, उस क्रॉप के ग्रोथ के बेसिस पर क्या जो हमारा डेटा है वो सही है, वो एक्सट्रापोलेट करके और भी अच्छे तरीके से वहां पर और भी क्रॉप्स जो है लाने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे इंफॉर्मेशन लेकर रियल टाइम जो है मॉनिटरिंग करके स्पेसिफिकली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और क्रॉप्स को रेसिलिएंट बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ इन्वॉल्विंग नॉलेज इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, उन सबको इन्वॉल्व करना और उसके थ्रू जो रिसर्च किया गया है उस रिसर्च का यूसेज सही तरीके से करके एनालाइज करके उस डेटा का हेल्प लेना फॉर मेकिंग क्रॉप जो है रेसिलिएंट। प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस, लैंड कैपेबिलिटी कंड्यूसिव टू क्लाइमेट पैरामीटर्स, इन्हें करना है।
इंटरवेंशंस क्या क्या लेने चाहिए ताकि वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़े, न्यूट्रिएंट का यूसेज जो है, फर्टिलाइजर यूसेज जो है वो और ऑप्टिमाइज हो, ये सब किया जा रहा है। एस्टैब्लिशिंग प्लेटफॉर्म टू लियासन रिव्यू एंड कोऑर्डिनेट इंप्लीमेंटेशन, तो एक प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश किया जाएगा जिससे ये सारे एक्टिविटीज जो है वो कोऑर्डिनेट होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से होलिस्टिक वे में जो एग्रीकल्चर है उसे सस्टेनेबल बनाने की कोशिश इस मिशन में की जा रही है। सारे स्ट्रैटेजीज हमने बता दिए, विच विल प्रमोट ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ए नोट ऑन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो सबसे पहला हमारा जो है कीवर्ड है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके कॉन्सेप्ट हम बताएंगे एंड प्रिंसिपल्स बताएंगे, राइट। तो ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सीड सर्टिफिकेशन, ये हमारा टॉपिक है यूनिट 3 सब यूनिट 2 का, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स में से एक है। तो यहाँ पर पूछा गया है अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर प्रिंसिपल्स के ओर आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑर्गेनिक यानी कि सिंथेटिक केमिकल्स को यूज हम नहीं कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं तब? बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। पेस्टिसाइड जो है वो बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड है, केमिकल्स यूज नहीं है उसमें, बायो फर्टिलाइजर से बायोलॉजिकली मेड है। प्रिंसिपल्स यहाँ पर मेनली क्या है? हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस एंड केयर। ठीक है, हेल्थ एंड इकोलॉजी, जो इकोलॉजी है उसको तो प्रोटेक्ट करना ही है, एनवायरनमेंट को तो प्रोटेक्ट करना ही है, साथ में जो ह्यूमन की हेल्थ है, एनवायरनमेंट की हेल्थ है, प्लांट की हेल्थ है, उसको भी बेस्ट रखने के लिए हमारा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक प्रिंसिपल है। इसके साथ फेयरनेस, ठीक है, फेयरनेस एंड केयर का भी प्रिंसिपल है। डिटेल में देखते हैं ये क्या है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसे। हेल्थ में क्या हो रहा है? दिस प्रिंसिपल पॉइंट्स हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज cannot be separated from the health of the ecosystem। जब आप इकोसिस्टम में, जब आप प्लांट्स में केमिकल्स डालोगे तो फाइनली कंज्यूम आप वही करोगे, तो ऑब्वियसली दैट इज अफेक्टिंग योर ओन हेल्थ। तो ह्यूमन की हेल्थ, जो सॉइल की हेल्थ है, बायोडाइवर्सिटी की हेल्थ है, उसको हम ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर आते हैं, जहां पर हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसके बेसिस पर एक्टिविटीज किए जाते हैं। यहाँ पर इम्यूनिटी, रेजिलियंस, रीजेनरेशन के बेसिस पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये सब होता है टू सस्टेन एंड एनहांस हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स, दोनों को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट कंजर्वेशन हमें करना है। एग्रीकल्चर विद इन लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम्स बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड रिसाइकलिंग पर बेस्ड है। ठीक है, रिसाइकल्ड चीजें यहाँ पर यूज होती हैं और उनसे जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स बनते हैं, उनको ही यूज किया जाता है, जहां पर एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा, बायोडाइवर्सिटी को, ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। फेयरनेस, जहां पर रिलेशनशिप्स दैट एंश्योर फेयरनेस विद रिगार्ड टू द कॉमन एनवायरनमेंट एंड लाइफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है उसमें हम फेयर रहेंगे, यानी कि हम एज अ ह्यूमन टोटली अगर यूज कर लेंगे तो बाकी बायोडाइवर्सिटी के लिए चीजें नहीं बचेंगी। ठीक है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन, सभी को साथ में ले जाते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, क्रॉप्स जो है उगाएंगे, उसे हम फेयर तरीका कहेंगे। उस फेयरनेस को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। साथ में फार्मर्स, वर्कर्स, प्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स, जो कि पूरे वैल्यू चेन के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को भी नुकसान ना हो, ये चीज ध्यान में रख के जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, यानी कि सोशल डायमेंशंस का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ केयर शुड बी मैनेज्ड इन अ प्रिकॉशनरी एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर, प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। जहां पर हम सस्टेनेबिलिटी की भी बात करते हैं, वहां पर प्रिंसिपल ऑफ केयर आता है, यानी कि अभी तो हम यूज कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये चीज जो है अवेलेबल होनी चाहिए। आर द की कंसर्न्स इन मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी चॉइसेस इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जहां पर प्रिकॉशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो जब आप कॉशियस रहोगे, रिस्पॉन्सिबल रहोगे, तब आप वहां पर जो है लेट्स से केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हो, आप कॉशियस और रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि हेल्थ जो पीपल की है, एनवायरनमेंट की है, वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहे। और ये चीज ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ केयर है, जहां जो प्रोहिबिट करती है, स्टॉप करती है फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस को जो है आगे बढ़ाने के लिए विद रेस्पेक्ट टू पीपल जो इन्वॉल्व है इन द वैल्यू चेन। ठीक है, तो ये सारी हमारे प्रिंसिपल्स है और इससे एग्रीकल्चर जो है इंप्रूव होगा इवन इन नेशनल एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, व्हाट इज सीड सर्टिफिकेशन, एनलिस्ट द रोल ऑफ सीड सर्टिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। ये एक्चुअली 4 मार्क्स के लिए 60 वर्ड्स में लिखने के लिए आंसर दिया गया था।
दो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे माइक्रो क्वेश्चन से, पहले सीड सर्टिफिकेशन क्या है वो बताना है, रोल भी हमें बताना है किसमें, एग्रीकल्चर में क्या रोल है सीड सर्टिफिकेशन का वो हमें बताना है। सबसे पहले हम सीड सर्टिफिकेशन बताएंगे, ये है क्या, ये एक्चुअली एक लीगली सैंक्शन सिस्टम है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो जब भी सीड सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिटी ये जो वर्ड है ये कीवर्ड है, ये होना चाहिए आपके आंसर में। तो सीड सर्टिफिकेशन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीड्स के लिए लीगली सैंक्शनड एक सिस्टम है कि भाई ये जो सीड्स है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, या जो भी इसके साथ लिखा हुआ है हाई यील्डिंग वेराइटी या फिर ड्रॉट जो भी है रेसिस्टेंट है, वो सारी चीजें इसमें सही दी हुई हैं। इसके साथ पर्पस ऑफ सीड सर्टिफिकेशन इज टू मेंटेन एंड मेक अवेलेबल टू द पब्लिक सर्टिफिकेशन हाई क्वालिटी सीड एंड प्रोपगेटिंग मटेरियल्स। तो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना और उसको जो है कोई क्वालिटी लेट्स से क्वालिटी कंट्रोल जो है वो अच्छे तरीके से किया गया बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो वो सर्टिफाइड सीड्स जो है गारंटी करते हैं क्वालिटी की, साथ में जो भी प्रॉपर्टीज उसके लिखे हुए हैं, तो वो सर्टिफिकेशन इस वजह से रिक्वायर्ड है। हाई क्वालिटी सीड्स एंड प्रोपगेटिंग मटेरियल्स ऑफ नोटिफाइड काइंड एंड वेराइटीज, ये चीज जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर एम है। इसके साथ रोल क्या है सीड सर्टिफिकेशन का वो हम बता रहे हैं। क्लीन सीड्स हमें मिल रहे हैं, न्यू सीड्स हमें मिल रहे हैं, वो सर्टिफाइड है। जेनेटिक प्यूरिटी इन सीड्स की है, जहां पर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन इनमें नहीं किया गया है, ये गारंटी वो सीड सर्टिफिकेशन दे रहा है। गारंटीड क्वालिटी एश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वगैरह भी होते हैं तो ये गारंटीड है। इसके साथ ऑब्टेनिंग क्रॉप्स विद बेटर ट्रेड्स, ये चीज गारंटी की जा सकती है और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और साथ में हमारी जो इकोनॉमिक इंसेंटिव कह सकते हैं वो भी बढ़ेगा। रिड्यूस्ड क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम, जहां पर सर्टिफाइड सीड्स होंगे तो प्रीमियम्स आपको कम देने होंगे क्योंकि क्रॉप फेल्यूर के चांसेस कम है, ठीक है। तो ये चीज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आई डोंट थिंक कोई भी जो है नॉर्मली लिखेगा तो हमारे आंसर को अलग बनाता है। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो भी वर्किंग कैपिटल है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी होगा जब हमारे पास बेस्ट क्वालिटी चीजें होंगी और हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बेस्ट क्वालिटी का निकलेगा और हमारा जो प्राइस होगा वो हाई होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हेल्प करेगा सीड सर्टिफिकेशन, सो दैट सर्टिफाइड सीड्स इन क्वालिटी सीड्स आपको मिल रहे हैं तो क्वालिटी क्रॉप एंड उसका प्रोड्यूस भी क्वालिटी होगा, प्राइस हाई होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। ये 120 वर्ड्स के लिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन 2 पार्ट्स हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये पूछा गया है इन इंडिया, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स के जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स हो सकते हैं, यहाँ पर मॉडर्न मेथड्स हो सकते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मेंशन करना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे, जहां हम बता रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिंग एंड यूजिंग प्रेसिपिटेशन, रेन वाटर को कलेक्ट करना और उसे यूज करना, ठीक है, इन अ प्रॉपर मैनर। कैचमेंट सरफेस इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेट्स से छत है, वहां पर जो पानी गिर रहा है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम ग्राउंड में जो है स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो ये एक मेथड हो गया, तो इसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज किया जाता है या फिर उसे जो है टैंक्स एंड पिट्स में कंजर्व किया जाता है वाटर को स्टोर करके। एंड यूटिलाइज रेन वाटर हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स, ये चीज हम बता रहे हैं, इस वजह से ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न मेथड्स है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स की हम पहले बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेथड्स दिया गया, ट्रेडिशनल या मॉडर्न नहीं दिया गया, दोनों ही हम डिस्कस कर लेंगे। ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑल्दो इसको आप शॉर्ट रख सकते हो, दो मेथड्स अगर आप लिखोगे दैट विल बी इनफ, बट पूरा आपको दे दिया गया, जो भी आपको याद है वो आप लिख सकते हो। 8 मार्क 20 मार्क्स है तो पूरा आपको लिखना है, ठीक है। एंटिक्विटी, बहुत पहले से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है, इंडिया में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। फॉर एग्जांपल पार सिस्टम, ये सिस्टम आप देखोगे वेस्टर्न राजस्थान रीजन में, जहां पर जो है कॉमन प्लेस वेयर द रेन वाटर फ्लोज फ्रॉम कैचमेंट, कैचमेंट से रेन वाटर फ्लो होता है और उसे कलेक्ट किया जाता है, पर्कुलेट्स इनटू द सैंडी सॉइल में, वो पर्कुलेट होकर वो जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है उसका। देन तालाब या बंदी ऐसे रिजर्वायर हैं जहां जिसमें जो है वाटर को कलेक्ट करके उन्हें स्टॉप किया जाता है रेन वाटर को, ताकि उसको यूज किया जा सके। बुंदेलखंड रीजन में आप देखोगे जोहाद है। देन चेक डैम्स है, जहां पर डैम्स जो है बनाए जाते हैं, जैसे पानी भर गया चेक डैम बना दिया और उसको जो है स्टोर करके उसको यूज किया जा सकता है। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे अगेन
जलारा, ये आप देखोगे रेक्टेंगुलर शेप्ड स्टेप वेल्स होते हैं, इस तरीके के स्टेप वेल्स होते हैं और नीचे जो है पानी रहेगा आपका, ठीक है। तो ये जोधपुर एंड वेरियस अदर प्लेसेस में आप देखोगे, और इसमें जो है पानी जैसे जैसे बढ़ते जाता है स्टेप वेल से आप आओ, पानी निकालो और यूज करो, ठीक है। मॉडर्न टेक्निक भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है, जहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर, यानी कि आप एक जो है नाला टाइप का बनाते हो और फिर उस वाटर को जो है ले जाते हो इनटू अ स्टोरेज टैंक और पिट। चेक डैम, यहाँ पर ड्रेनेज डिच स्वेल चैनल इसको यूज करके चेक डैम बनाया जाता है अभी आर्टिफिशियली, ताकि उस वाटर को यूज किया जा सके। रिचार्ज पिट, जैसे छत से आप जो है वाटर को ले रहे हो और उसे रिचार्ज कर रहे हो इन द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड लेवल में जो पिट है उसमें उसे ले जा रहे हो। ट्रेंचेस हो गए आर कंस्ट्रक्टेड व्हेन द परमेएबल स्ट्रीम इज अवेलेबल एट शैलो डेप्थ, ठीक है। शैलो डेप्थ पर अगर ये स्ट्रीम जो है वो फ्लो हो रही है तो ट्रेंचेस बनाए जाते हैं, ताकि ये स्ट्रीम फ्लो होते होते इसमें गिर जाए और उसमें कलेक्ट हो जाए। तो एक तरीके से एक ही चीज को अलग अलग तरीके से किया गया, जहां पर वाटर फ्लो होकर एक स्टोरेज जो रीजन है उसमें जा रहा है। अलग अलग नाम दिए गए, आप इन सभी का जो है मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंप्रूवमेंट इन इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में एज वेल एज सर्विस वाटर अवेलेबिलिटी में को बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट। तो ये चीज हम लिख सकते हैं, और ये वाटर वेस्टेज को रिड्यूस कर रहा है, जो कि अभी नदी नालों में जाकर समुद्र में मिल जाता है, राइट। तो वो हम रिड्यूस करके यूजेबल वाटर, कई बार पोर्टेबल भी होता है ये वाटर, उसको हम यूज कर सकते हैं थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस सेशन का सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये पूछा गया था 2019 में। 60 वर्ड्स 4 मार्क्स के लिए, एनएमएसए एमआईडीएच वाला जो हमारा टॉपिक है यूनिट 3 सब यूनिट 2 का। यहाँ अगेन हम देख सकते हैं, पहले तो हम इस मिशन के बारे में बताएंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। तो मिशन यहाँ पर है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH, और ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर के होलिस्टिक ग्रोथ के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। किस तरीके का है वो हम बता रहे हैं। हॉर्टिकल्चर ऑब्वियसली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैशू, ये सब इसमें कवर्ड है। तो ये चीजें हम बता रहे हैं, क्योंकि मिशन के बारे में पूछा गया क्या क्या कवर्ड है वो बताना जरूरी है। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो हम बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर का ग्रोथ इंश्योर करना इस मिशन का मेन एम है, जो कि समझ में आता है मिशन के नाम से। इंक्लूडिंग बैम्बू, कोकोनट, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, बैम्बू से रिलेटेड नेशनल मिशन है, कोकोनट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स इस मिशन के पार्ट हैं। तो ये दो हम हाईलाइट करेंगे, ताकि हम ये बताएं इवैल्यूएटर को कि हमें पता है कि बैम्बू एंड कोकोनट इस मिशन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जिससे रिलेटेड और सब मिशन जो है इसमें इंक्लूडेड है। एंकरेज एग्रीगेशन ऑफ फार्मर्स इनटू फार्मर ग्रुप्स, फार्मर ग्रुप्स बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसमें, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में कई बार ये ग्रुप्स बनाना बहुत ही ज्यादा जो है फायदेमंद होता है, और इसको प्रमोट कर रहा है ये मिशन। एनहांस हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, ऑब्वियसली हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, तो वो एनहांस करना। और हिमाचल जैसे हिली रीजन्स में हॉर्टिकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हम कह सकते हैं कि लाइवलीहुड का तरीका है, तो उसे प्रमोट किया जा रहा है। Improve productivity by way of quality germplasm, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना by the help of by providing quality germplasm, क्वालिटी जो हमारे सीड्स उनको प्रोवाइड करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन मेथड्स को यूज करके किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज, रूरल यूथ हॉर्टिकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो कर रहे हैं उसके लिए ये किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्किल डेवलपमेंट विथ रेस्पेक्ट टू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। साथ में इंक्लूसिविटी को बढ़ा रहा है, रूरल यूथ को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके रूरल यूथ को इसमें इंक्लूड करने का काम किया जा रहा है, जिससे उनकी लाइवलीहुड भी सपोर्ट होगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं इन 6 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, कैसे उन्हें आंसर करना चाहिए वो हमने देखा। तो मोस्टली ये 2 टॉपिक्स एक साथ क्लब इसीलिए किए गए हैं क्योंकि 4 एंड 8 मार्कर क्वेश्चंस इसमें मेनली आते हैं, और इस तरह से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसा आपको उन्हें आंसर करना है, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के 5 क्वेश्चंस देखेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।